नमस्कार, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे दिन भर का कारोबार कैसा रहा मार्केट में, और इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट से भी हमारी बात हुई, उनका क्या व्यू बन रहा है करंट सिचुएशन पर, ये भी हम आगे आपको एक एक करके बताएंगे और अहम खबरों पर भी हमारा फोकस रहेगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार पर। आज कुछ कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया कल की रिकवरी के बाद, और निफ्टी 226 अंक नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 709 अंकों की कमजोरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी करीब 350 अंकों की गिरावट आज देखी गई है। और कहां रहा दिन भर एक्शन, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मार्केट का एक क्विक रिकैप बताने के लिए। मानसी बताइए, दिन बाजार में किस तरह का कारोबार रहा आज? बिल्कुल, तो दिन भर एक रेंज में ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा। देखिए, कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद आज सुबह जब एशियाई बाजार से कमजोरी नजर आई, अनुमान वही था कि भारतीय बाजार पर भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा और दिन भर ऐसा ही इम्पैक्ट देखने को भी मिला। बाजार ने आखिरी कुछ घंटों में एक अटेम्प्ट भी लिया बढ़त दिखाने का, लेकिन वो अटेम्प्ट भी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कामयाबी हासिल नहीं हुई और कमजोरी के साथ ही बाजार में क्लोजिंग। तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव। सबसे बड़ी बात ये थी कि हर सेक्टर, हर पॉकेट में हमने कमजोरी देखी। नेगेटिव बायस के साथ तमाम सेक्टर्स में क्लोजिंग लाल निशान पर होती हुई दिखी। ऐसे बाजार में भी इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की तरफ से भी जो कमजोरी आई वो भी एक कंट्रीब्यूशन था बाजार की गिरावट के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर बाजार को समझेंगे, ITI लिमिटेड का स्टॉक लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से कमजोर हो, चाहे बाजार बढ़त दिखा रहा हो, ये स्टॉक एक ही तरह बढ़त एक तरफा चाल दिखा रहा है और अच्छी तेजी के बीच अच्छे 13-14% ऑफ मूव्स के साथ आज के सत्र में भी ट्रेड दिखा। मेटल स्टॉक्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस में जो डाउन ट्रेंड का एक आता हुआ दिखा। इंटरनेशनल प्राइसेस में जो बढ़त वीकनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आया, उसका एक इम्पैक्ट था, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स में गिरावट हावी होती हुई दिखी। ऐसे में टायर स्टॉक्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक आज के बाजार में भी परफॉर्म कर रहे थे। पुलर्स यानी कि बाजार को संभालने का काम TCS, BPCL, हीरो मोटो, पावर ग्रिड, मारुति जैसे स्टॉक्स कर रहे थे और गिरावट रिलायंस ने आज परफॉर्म नहीं किया। कमजोरी हैवीवेट्स में रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में नजर आई। टॉप मिड कैप गेनर्स में क्रिसिल, ब्लू डार्ट, टाइटन जैसे स्टॉक्स नजर आए। इनफैक्ट टॉप स्मॉल कैप गेनर्स की अगर बात करें, ITI लिमिटेड, सीक्वेंट साइंटिफिक, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे, जहां पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड दिखा। लेकिन ऑल इन ऑल बाजार कमजोरी के साथ ही क्लोज होता हुआ दिखा, जहां सेक्टर्स भी लाल निशान के साथ गिरावट देख रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये जानकारी देने के लिए। तो उतार चढ़ाव के बाद एक दायरे में क्लोज होते हुए दिखाई दिया बाजार, और इसके अलावा हमने देखा कि कुछ कमजोर मार्केट में भी चुनिंदा मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, जिसमें खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। और हमारे साथ APMI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सौरभ मुखर्जी जुड़े थे, जिनका कहना है कि चीन में विदेशी निवेशकों ने 2 से $2.5 ट्रिलियन का निवेश किया है, और जिसका एक छोटा हिस्सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जरिए भारत आ सकता है। जो अर्ली इंडिकेशन है वो तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो चाइना में विदेशी निवेशकों ने चाइना में करीबन 2 से $2.5 ट्रिलियन लगा के रखा है। चाइना में विदेशी इन्वेस्टर की पूंजी 2 से $2.5 ट्रिलियन है। चाइनीज सरकार जो कर रही है वो पब्लिक को साफ नजर आ रहा है। एंड जो मेरे को दिख रहा है कि US, UK, जापान से काफ़ी एंडाउमेंट्स, पेंशन फंड्स अपना चाइना से पैसा मोड़ के कुछ हद तक इंडिया ले आएंगे, बिकॉज चाइना में इतना मोटा रकम विदेशी इन्वेस्टर ने लगा रखा है। अगर उसका छोटा सा हिस्सा भी हिंदुस्तान आ जाता है एंड वो मोस्ट प्रॉब्ली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जरिए से ही आएगा, तो जाहिर है इंडियन मार्केट के लिए अच्छा होगा। फॉरेन इन्वेस्टर की आउटफ्लोज इनफ्लोज बन जाएगी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी। लॉजिकल है कि अगर फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है, फेडरल रिजर्व रेट्स हाइक कर रही है, दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रहा है, तो जाहिर है वैसे माहौल में कमोडिटीज को नीचे ही जाना चाहिए, राइट। अगर कमोडिटीज नीचे जाती है, जैसे आपने समझाया, करंट अकाउंट डेफिसिट पे, इन्फ्लेशन पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। कुछ हद तक इससे विदेशी इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस्ड होगा, कुछ हद तक रुपी पे प्रेशर कम होगा, तो विदेशी इन्वेस्टर के लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बनेगा। बट उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से डोमेस्टिक जो हाई नेटवर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मेन कस्टमर बेस है, डोमेस्टिक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को देखेगा, कमोडिटी प्राइसेस को देखेगा, इंडिया की मैक्रो स्थिति को समझेगा, और मेरे ख्याल से और जोर शोर से H&W की इन्फ्लोज मार्केट में आ सकती है इन द रेस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर।
और नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर। और आज हमने देखा कि कच्चे तेल में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड 5% गिरकर $108 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं और विष्णु मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विष्णु मोहन बताइए, आज कच्चे तेल में इस गिरावट की क्या वजह थी? देखिए, अभी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस के प्रेसिडेंट आज इस हफ्ते 7 बड़ी तेल कंपनियों के सीईओज से वहां मिलने वाले हैं और उनकी तैयारी यही है, जो फेडरल टैक्स लगाए जाते हैं गैसोलीन पर, जो पेट्रोल होता है वहां पर यूएस में, उस पर टैक्स को टेम्पररी वहां पर सस्पेंड किया जा सकता है। उस खबर से यहां पर गिरावट आ रही है। यूएस की कोशिश यही है कि कैसे फ्यूल कॉस्ट को वहां पर कम किया जाए, क्योंकि यूएस में चुनाव सबसे ज़्यादा इसी मुद्दे पर वहां पर होते हैं। तो इस वजह से यूएस की लगातार कोशिश है। बाइडेन अगले महीने यानी जुलाई में सऊदी अरब भी विजिट करने वाले हैं और वहाँ की एनर्जी पॉलिसी पर भी उनकी चर्चा होगी सऊदी अरब जब जाएंगे। और वो लगातार अपील भी कर रहे हैं ओपेक के सभी मेंबर से कि उत्पादन को बढ़ाएं। तो ये तमाम कोशिश है कि यूएस चाह रहा है कि कैसे फ्यूल कॉस्ट को कम किया जाए। दूसरी तरफ जिस तरह से फेड का रुख काफ़ी सख्त है, लगातार ब्याज दरें बढ़ाई जा रही है। जून के बाद अब जुलाई को लेकर भी खबर आ रही है कि 3/4% की वहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है, 0.75% की। तो अगर इस तरह से बढ़ोतरी लगातार हुई तो डेफिनेटली ग्लोबल ग्रोथ पर बड़ा झटका लगेगा। और एक्सपर्ट ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में यूरोप में एक बड़ी मंदी आ सकती है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो डिमांड भी नीचे की तरफ लेकर आएंगे। तो यही वजह है फिलहाल जो क्रूड कीमतों में गिरावट आ रही है। लेकिन अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि टेम्पररी यहाँ पर गिरावट आए और 100 के आसपास भी ब्रेंट क्रूड का भाव जाए। लेकिन मीडियम टर्म में जब वापस से यहाँ पर डिमांड की रिकवरी आएगी तो क्रूड में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो एक $100 के आसपास का रेंज यहाँ ब्रेंट क्रूड को जानकार लग रहा है कि आने वाले समय में दिखा सकता है। और नजर डालते हैं अब लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट और फिर ब्रोकरेज का बढ़ता भरोसा। और हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC के बारे में। LIC का शेयर अब तक करीब 22.5% तक लुढ़क चुका है और ऐसे में ब्रोकरेज के बढ़ते भरोसे के बाद अब सवाल यह है कि LIC शेयर को क्या नया जीवन मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वामाक्षी। बताइए, ब्रोकरेज हाउस के जो कवरेज शुरू हुई है LIC पर, क्या कुछ कहना है, किस तरह के टारगेट्स वो देख रहे हैं LIC के लिए? भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योर कंपनी LIC का स्टॉक आज फोकस में है। सेवरल ब्रोकरेजेस ने कवरेज शुरू की है। बैंक ऑफ अमेरिका ने आउट परफॉर्म की राय दी है और लक्ष्य रखा है 930 प्रति शेयर का। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की राय दी है और लक्ष्य रखा है 840 प्रति शेयर। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की राय दी है और लक्ष्य रखा है 700 प्रति शेयर। आइए देखते हैं ये ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि LIC ने ग्लोबल स्केल अचीव की है इंडियन अंडर पेनिट्रेटेड इंडियन मार्केट में। LIC मार्जिन एक्सपेंशन भी रिपोर्ट कर रहा है। जो नॉन पार और प्रोटेक्शन बिजनेस है उसका भी शेयर बढ़ते जा रहा है। अब देखते हैं JP मॉर्गन का क्या मानना है। तो उनके मुताबिक मार्केट्स ये स्टॉक को मिसप्राइस कर रहा है। उनके मुताबिक वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे हैं और बढ़ते इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और एम्बेडेड वैल्यू के डिस्क्लोजर री-रेटिंग ड्राइवर बन सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ से LIC को फायदा हो सकता है। LIC ने पिछले 15 साल में करीब 22 परसेंटेज पॉइंट्स गंवाया है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो लार्जली अगर हम देखें तो ब्रोकरेजेस बुलिश नज़र आ रहे हैं। पर अगर हम LIC के प्राइस परफॉर्मेंस पर नज़र करते हैं तो LIC में करीब 16% की गिरावट देखने मिली है जून के महीने में। इनफैक्ट लिस्टिंग से स्टॉक करीब 23% डाउन है। इसके बावजूद रीसेंट लो से LIC ने करीब 4% रिकवर किया है और ये ब्रोकरेजेस के अच्छे रिपोर्ट्स और बुलिश नज़रिए के चलते LIC आज फोकस में है। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। एक्साइज ड्यूटी और कई राज्यों में ज़्यादा टैक्स की वजह से हम देख रहे हैं कि ATF कीमतों में एक रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल रही है। एयरलाइंस अब एविएशन मंत्रालय के साथ बैठक कर रहे हैं और ET नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोलियम और एविएशन सचिव की बैठक एयरलाइंस की CEO के साथ भी हो रही है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं समीर दीक्षित के पास। है समीर, बताइए क्या जानकारी आपके पास? हवाई ईंधन की कीमतों में लगी आंच के चलते अभी तक पूरा एविएशन सेक्टर, तमाम एयरलाइंस उससे परेशान थी और उसकी आंच अब सरकार को भी महसूस हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आज 2 अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक का एजेंडा यही है कि किस तरीके से हवाई ईंधन की कीमतों में उसको लेकर के क्या कुछ कदम
जा सकते हैं ताकि सेक्टर को कुछ राहत पहुंचाई जाए। सबसे पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, इसमें तमाम एयरलाइन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, एयरलाइन सीईओ मौजूद रहेंगे और इस बैठक का प्राइमरी एजेंडा यही रहेगा कि एटीएफ की कीमतों को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है या फिर इसके अलावा क्या कुछ मदद एविएशन मंत्रालय कर सकता है ताकि जो इस वक्त तमाम एयरलाइंस के सामने दिक्कतें आ रही हैं उनको कुछ राहत पहुंचाई जा सके। हम सभी को पता है कि पिछले साल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम राज्यों को यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी लिखी थी कि वो अपने राज्यों में एटीएफ पर लागू वैट की दरों में कुछ कमी लाए। उसका ये बेहतर नतीजा भी निकला था कि 25 से ज़्यादा राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरी में वैट जो कि एटीएफ पे लागू है वो 5% से कम किया गया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जहां पर टैक्सेस जो हैं जो टरबाइन फ्यूल पे लागू है वो रिकॉर्ड हाई है, तो उस दिशा में बैठक में चर्चा होगी। लेकिन दूसरी अहम बैठक उसमें पेट्रोलियम सेक्रेटरी और एविएशन सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे जो कि तमाम एयरलाइन के सीईओ से बातचीत करेंगे। इस बैठक का भी एजेंडा यही रहेगा कि एटीएफ की कीमतों को लेकर के क्या सुझाव एयरलाइंस की तरफ से हैं, वो क्या कुछ मदद चाहते हैं सरकार से ताकि पूरी एविएशन सेक्टर को सस्टेनेबल बनाए रखा जा सके, जो अफोर्डेबल फ्लाइंग का मकसद है सरकार का उसको बरकरार रखा जा सके। और सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों बैठकों से जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार होगी वो जल्द ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपी जा सकती है ताकि वो आने वाले वक्त में कुछ कदम ऐसे उठाएं ताकि एविएशन सेक्टर को और खासकर एयरलाइंस को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। फिलहाल एटीएफ भारत में जो हवाई ईंधन के दाम हैं वो रिकॉर्ड हाई हैं। 1,41,000 करोड़ 1,41,000 से ज़्यादा का इस वक्त हवाई ईंधन सिर्फ दिल्ली में है और बाकी राज्यों में भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और सरकार चाहती है कि इससे एयरलाइन को कुछ राहत पहुंचाई जाए, जिस दिशा में यह अहम बैठक हो रही है। और माना यह जा रहा है कि इसमें एक अहम मसला एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए भी चर्चा हो सकती है और उस डायरेक्शन में भी केंद्र सरकार से कहा जाएगा कि वो कदम उठाए या उस पर तमाम राज्यों से सहमति बनाने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल, तो एविएशन सेक्टर पर नजर रहेगी आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और 28 और 29 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या हो सकता है, अहम मुद्दे क्या होंगे उसमें, इस पर भी एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए 28-29 जून को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है, जो कि काफ़ी अहम बैठक है। इसमें कई ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। सबसे अहम मसला है जीएसटी कॉम्पनसेशन से संबंधित। हालांकि औपचारिक रूप से इस एजेंडे में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन हमें सोर्स बता रहे हैं कि राज्य सरकारें इस मसले को काफ़ी प्रमुखता से उठाएंगी, क्योंकि 30 जून के बाद जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है उसकी मियाद ख़त्म हो रही है और जीएसटी लागू करने से राज्यों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसके बदले में मुआवजा उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि नियमों के हिसाब से 5 साल की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है। लेकिन कोविड की वजह से और फिर अब ग्लोबल क्राइसिस की वजह से जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से राज्यों के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा है। लिहाजा वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5 साल तक के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन की जो मियाद है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए। इसके अलावा जो कंपोजिशन स्कीम है उसके दायरे को भी बढ़ाने का फैसला हो सकता है और इसका फ़ायदा जो है ऑनलाइन सेलर्स को भी दिया जा सकता है। अभी इसका फ़ायदा जो है सिर्फ ऑफलाइन सेलर्स को मिलता है, लेकिन जो भी सेलर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर रजिस्टर्ड हैं उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जिसके तहत 1.5 करोड़ रुपए तक अगर टर्नओवर है किसी टैक्स पेयर्स का तो वो सिर्फ 1% सालाना टैक्स चुकाकर वो मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करने से बच सकते हैं। ये फ़ायदा जो है ऑनलाइन सेलर्स को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कई और मसले हैं जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित है, जिसमें सोलर वाटर हीटर है, फिनिश्ड लेदर है, प्रिंटिंग इंक है, जिस पर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें करेक्शन का फैसला जीएसटी काउंसिल कर सकती है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर जो जीएसटी है उसमें उसके स्ट्रक्चर में बदलाव का फैसला हो सकता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पहले ही इस जीएसटी स्ट्रक्चर में को बढ़ाकर 28% करने की सिफारिश जो है वो जीएसटी काउंसिल से कर चुकी है। ओके, शुक्रिया प्रकाश, ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर कोटक एएमसी के सीईओ हर्षा उपाध्याय से बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। काफी हद तक जो नर्वस सेंटिमेंट्स बोलते हैं उसका काफी असर पड़ा है मार्केट्स पे। हमारा मानना यह है कि अगर आप कोविड लोज जो मार्च और जून क्वार्टर के बीच में जो हुआ था 2020 में, वहां से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का जो मार्केट का एक तरफा जो बढ़ोतरी हमने देखा था,
उसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स, काफ़ी सारे स्टॉक्स स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में एक तरह से वैल्यूएशन का फ्रॉड जो बोल सकते हैं, वो बिल्डअप हो गया था क्योंकि एक एक तरह से कोई करेक्शन ही नहीं था। जो पहला 10% वाला करेक्शन आया वो तो 2022 में आया, उससे पहले तो था ही नहीं, करीब-करीब 1.5 साल। लेकिन अभी जो करेक्शन हुआ है पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स में, उसमें काफ़ी कुछ जो वैल्यूएशन फ्रॉड है वो निकल गया है मार्केट में। अगर आप मार्केट मूवमेंट देखते हैं निफ्टी या सेंसेक्स का, आपको दिखेगा शायद करीब-करीब 15% का फॉल है पीक से। लेकिन एक्चुअली अगर आप मीडियन फॉल देखते हैं मार्केट में, वो करीब-करीब 40% का फॉल है पीक से। यानी कि अगर आप एनएसई 500 स्टॉक्स लेते हैं और उनके मीडियन फॉल देखते हैं, वो तो करीब-करीब 40% है। तो इस हिसाब से काफ़ी कुछ जो वैल्यूएशन का जो रिचनेस था, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है, काफ़ी कुछ फेयर रेंज में आ गया है। लेकिन ये बोलना अभी भी मुश्किल है कि मार्केट क्या बॉटम बना दिया है ऑलरेडी या नहीं। हमारा मानना ये है कि अगर मैक्रो इंडिकेटर्स जैसे अभी नेगेटिव चल रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या अगर आप अगले तिमाही का रिजल्ट्स भी देखेंगे, वो शायद डिसअपॉइंट ही करेंगे। तो ये सब चलते हुए ये बोलना मुश्किल है कि हमने बॉटम बॉटम मार्केट का देख लिया है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन या थोड़ा वैल्यू करेक्शन भी हो मार्केट में, और लेकिन मेरे हिसाब से अगर लंबी अवधि के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, तो अगले 3 से 6 महीने बहुत अच्छे वैल्यूएशन में एंटर होने के लिए एक मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि पैसा लगाने का एक आखिरी विंडो है 3 से 6 महीने। मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें, वहीं सबसे ज़्यादा पिटाई हुई बाजार की। और अदरवाइज भी अगर आप देखें पॉपुलर मिड कैप स्टॉक्स देखें जो मिड कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा हैं ओन्ड, या इवन पीएमएसएस में बहुत ज़्यादा ओन्ड है, वो 50-50, 60-60% अपने टॉप से नीचे आ गए हैं। मिड कैप यूनिवर्स ने ही सबसे बड़ी रेटिंग देखी भी थी लास्ट 2-3 सालों में। क्या वहाँ पे उस यूनिवर्स में आपको आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि फ्रॉड क्लीन हो गया, या वहाँ भी अभी गुंजाइश बाकी है? अजय, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत करेक्शन का गुंजाइश है हमारे हिसाब से, क्योंकि यही बास्केट था जो अगर लार्ज कैप की तुलना करें तो करीब-करीब 2 से ढाई गुना ज़्यादा बढ़े थे मिड कैप में, और स्मॉल कैप का सेगमेंट देखेंगे तो करीब-करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़े थे। तो वहाँ पे करेक्शन भी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ज़्यादा सीवियर होगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन वो जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, इंडेक्स में वो शायद ही दिख रहा है।